हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब फैमिली लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 11th क्लास की हिस्ट्री का छठा चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है 3 वर्ग। इस चैप्टर से हमने 2 पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कृषक वर्ग के बारे में। और कृषक जो हैं वो 2 प्रकार के थे। एक तो था स्वतंत्र कृषक और दूसरा था दास कृषक। दास कृषकों को सर्फ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सर्फ के नाम से जाना जाता था। तो आज हम स्वतंत्र और दास कृषकों के बारे में पढ़ेंगे कि वो राजा की भूमि पर किस प्रकार से काम किया करते थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है चर्च और समाज। दोस्तों, आपको याद होगा कि जो रोमन साम्राज्य का परावर्ती काल का जो शासक था कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने कुछ धार्मिक परिवर्तन किया था। उस धार्मिक परिवर्तन के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो ये कि उन्होंने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया था, है ना। तो चूँकि राजधर्म घोषित कर दिया गया ईसाई धर्म को, इसके बाद ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, और इस प्रकार से यद्यपि यूरोपीय वासी जो हैं वो ईसाई बन गए थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ हद तक अपने जो पुराने रीति रिवाज थे उसको बनाए रखा था। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से ईसाई धर्म को उन्होंने अपना लिया था। हाँ, ईसाई तो बन गए थे, लेकिन उनके जो पुराने रीति रिवाज थे, जो पुरानी मान्यताएं थी, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा था। उसको अभी भी उसमें वो विश्वास रखते थे। ठीक है, 4वीं शताब्दी से ही जो क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर है उसकी शुरुआत हो चुकी थी और वो बन गया था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा। तो 4वीं शताब्दी से ही ये बन गया था। ठीक है, और 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला ईसा मसीह का जन्म दिन, जो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे मनाते हैं, उसने क्या करा था, पुराने रोमन त्यौहार, वहाँ पर 25 दिसंबर को पहले कोई पुराना रोमन त्यौहार मनाया जाता था, उसका स्थान अब 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस ने ले लिया था। ठीक है, इस तिथि की गणना सौर पाचांक के आधार पर की गई थी। जो 25 दिसंबर था वो सौर पाचांक के आधार पर निर्धारित था, इसलिए इसका दिन जो था वो फिक्स था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 4वीं शताब्दी से क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की शुरुआत होती है, तो जो वहाँ की रोमन साम्राज्य की जो पुराने त्यौहार थे, जो पुरानी रीति रिवाजें थी, उसके स्थान पर ईसाई धर्म के त्यौहार आने लग जाते हैं। और 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाया जाता था, जो मनाया जाने लगा, उससे पहले वहाँ पर पुराना रोमन त्यौहार मनाया जाता था, वो उसने उसका स्थान ले लिया। ठीक है, क्रिसमस डे ने। और इस तिथि की गणना जो 25 दिसंबर थी, इसकी गणना सौर पाचांक के आधार पर की गई थी, जो कि निर्धारित था, फिक्स था। ठीक है, ईस्टर, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा ईस्टर की। ईस्टर जो है ईसा के सूलारोहण, यानी कि ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था उसके बारे में और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। ईस्टर क्या था? ईसा के सूलारोहण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु इसकी तिथि निश्चित नहीं थी। हमने देखा था क्रिसमस डे जो था उसकी तिथि निश्चित थी, लेकिन ईस्टर का जो डेट था वो फिक्स नहीं था। क्यों फिक्स नहीं था भाई? क्योंकि इसने चंद्र पाचांक पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान ले लिया था। जो क्रिसमस डे मनाया जाता था वो सौर पाचांक पर आधारित डेट था, जो त्यौहार था उसके ऊपर निर्धारित था, इसी वजह से उसके डेट जो थे फिक्स थे। लेकिन जो ईस्टर त्यौहार जो मनाया जाता था वो क्या था? चंद्र पाचांक पर आधारित था। ठीक है, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। ठीक है, और इसी सर्दी के बाद जो त्यौहार आता था, बसंत जो आता था, उसके आगमन के लिए जो वहाँ के रोमन साम्राज्य के जो लोग जो त्यौहार मनाते थे, उसके स्थान पर अब ईस्टर त्यौहार आ गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में जब ईसाई धर्म फैलता है, तब जाकर
वहाँ पर आप देखोगे कि यूरोप के लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो भी परिवर्तित होने लग जाता है। उनके जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, उनके पुराने त्योहारों के स्थान पर अब नए त्योहारों ने ले लिया था, ठीक है, और नए नए त्यौहार जो है वो आने लग गए थे। तो ये दो त्यौहार था, एक क्रिसमस और दूसरा ईस्टर। परंपरागत रूप से उस दिन, किस दिन, ईस्टर वाले दिन, परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव का व्यक्ति अपनी भूमि का दौरा करता था। और इस दिन क्या करते थे लोग, जो वहाँ के लोग थे वो अपनी भूमि पर जाते थे और उसको देखते थे। ईसाई धर्म पर के आने पर भी उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा। जब ईसाई धर्म आ गया तब भी उन्होंने इस धर्म को जारी रखा कि वो अपनी भूमि पर जाते थे, अपनी भूमि का दौरा करते थे, अपनी भूमि को देखते थे, ठीक है। लेकिन अब वो उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस कहने लगे थे। हाँ, एक परिवर्तन जरूर आया था, भूमि का दौरा तो करते थे पहले की तरह ही, लेकिन अब उसको वो गांव नहीं कहते थे, ग्राम नहीं कहते थे, बल्कि उसको पेरिस कहते थे। पेरिस का क्या अर्थ था, तो पेरिस का मतलब था पादरी द्वारा संरक्षित क्षेत्र या फिर पादरी के नियंत्रण वाला क्षेत्र, जिसको पेरिस के नाम से जाना जाता था। तो परंपरागत जो रूप से ये जो लोग थे, गांव के लोग, वो अपनी भूमि का दौरा किया करते थे पहले। वो ईसाई धर्म के आने के बाद भी उन्होंने इसे जारी रखा, लेकिन अब वो उसे ग्राम के स्थान पर क्या कहने लगे थे, पेरिस। और पेरिस का क्या मतलब है, तो पेरिस का अर्थ है एक ऐसा क्षेत्र जिस पर पादरी वर्ग का नियंत्रण हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती और दावतों में बिताते थे। जो लोग थे वहाँ के, वो क्या करते थे, वैसे तो ये दिन जो होता था, त्यौहार जो होता था, वो प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए होता था, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं, जो कृषक होते थे, इस दिन का उपयोग मौज मस्ती और दावत में, खाने वगैरह के लिए इसका उपयोग वो किया करते थे। यानी वो छुट्टी के रूप में इसको मनाते थे। जैसे हम अभी भी कोई त्यौहार जो है वो कैसे मनाते हैं, छुट्टी के रूप में त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वो लोग भी इसको एक छुट्टी के तौर पर, हॉलीडे के रूप में इसको एंजॉय करते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों पर या बड़े गिरजाघरों की लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे और लंबी लंबी यात्राएं भी किया करते थे, ठीक है। तो ये था कि ईसाई जब समाज आया, ईसाई धर्म जब आया, तो वहाँ के यूरोपीय जो रोमन साम्राज्य था पहले, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया और यूरोपीय समाज जिसको हम कह रहे थे, उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि रोमन साम्राज्य में या फिर यूरोपीय समाज में ईसाई धर्म के आगमन के बाद सामाजिक जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो नए नए धर्म आ जाते हैं पुराने धर्म के स्थान पर, नए नए त्यौहार आ जाते हैं पुराने त्योहारों के स्थान पर, ठीक है, जैसे क्रिसमस और ईस्टर त्यौहार। आगे हम देखते हैं और बात करते हैं तीसरे वर्ग की, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कृषक के बारे में। कृषक, मैंने आपको बताया कि कृषक जो है वो दो प्रकार के थे, एक था स्वतंत्र कृषक और दूसरा था दास कृषक, जिसको हम सर्फ के नाम से जानते थे। एक एक करके हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वतंत्र कृषक के बारे में। तो स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, यानी कि जो कृषक था, स्वतंत्र कृषक, जो उनकी भूमि थी, वो ऐसा लगता था कि ये लॉर्ड के अंडर में है और उसी के रूप में उसे देखते थे। कृषकों को वर्ष में कम से कम 40 दिन सैनिक सेवा देनी पड़ती थी और ये मैंडेटरी होता था हर कृषक को, चाहे स्वतंत्र हो चाहे दास की तो बात ही अलग है। स्वतंत्र किसान जो थे उनको भी वर्ष में कम से कम 40 दिन राजा के यहाँ सैनिक के रूप में काम करना पड़ता था। कृषक अपने परिवार को लॉर्ड की जागीर में सप्ताह में कम से कम 3 या उससे अधिक दिन काम करना पड़ता था। जो कृषक का परिवार होता था, जो स्वतंत्र कृषक होते थे, किसान होते थे, उनके परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर, हमने पढ़ा था लॉर्ड की जागीरों के बारे में, जो बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, उन लॉर्ड की जागीरों में जाकर हफ्ते में कम से कम 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन काम करना पड़ता था और इस काम के बदले में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इस श्रम से होने वाले उत्पाद को श्रम अधिशेष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो इस श्रम से उत्पन्न होता था उसे श्रम अधिशेष कहा जाता था।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि श्रम अधिशेष से क्या अभिप्राय है, या फिर श्रम अधिशेष से आप क्या समझते हैं। तो श्रम अधिशेष का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कृषक के परिवार द्वारा हफ्ते में 3 या 3 से अधिक दिन लॉर्ड के ज़मीनों पर या जागीरों में काम करना पड़ता था, और उससे जो उत्पादन होता था उसे श्रम अधिशेष कहा जाता था। और ये जो श्रम अधिशेष था सीधा लॉर्ड के पास जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसानों को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे। क्या क्या, इसके अलावा उन्हें गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, बाड़ बनाना यानी कि घेरे करना, सड़कें और इमारतों की मरम्मत करना, ये सारे काम किसानों को करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ये काम लॉर्ड के लिए उन्हें फ्री में करना पड़ता था, इसके लिए कोई उन्हें मजदूरी या वेतन नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ में और कुछ भी है, तो स्त्रियों व बच्चों को सूत काटना, कपड़े बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सारे काम जो है करना पड़ता था। इसके अलावा और क्या काम करना पड़ता था, तो लॉर्ड के उपयोग के लिए अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करने जैसे कार्य भी किसानों को करना पड़ता था। यानी कि किसान जो है खेतों में तो काम करते ही थे, साथ ही साथ में इसके अलावा भी और बहुत सारे काम किसानों को लॉर्ड के लिए करना पड़ता था। ठीक है, राजा कृषकों पर कभी कभी प्रत्यक्ष कर भी लगाता था, जिसे टैली कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैली किसे कहा जाता था, तो कृषकों पर लॉर्ड द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष कर था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि टैली किसके ऊपर कर लगाया जाता था, तो किसके ऊपर लगाया जाता था, किसानों के ऊपर। इस कर से जो है पादरी और अभिजात वर्ग मुक्त होते थे, उनके ऊपर ये वाला कर नहीं लगता था। ठीक है, तो ये हमने देखा स्वतंत्र कृषक के बारे में। आगे हम देखते हैं कृषि दास या कृषक दास, या जिसको हम क्या कहते थे, सर्फ के नाम से जानते थे। एक मिनट जरा सा। तो कृषक दास जो होते थे, कृषक दास अपने गुजारे के लिए जिन खेतों में काम करते थे वो लॉर्ड के होते थे, इसलिए अधिकतर उपज लॉर्ड को ही मिलता था। कृषक जो दास होता था, इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी। अपने जीवन यापन के लिए जिस भी भूमि पर वो काम करते थे वो लॉर्ड की भूमि होती थी। इसलिए चूँकि हम लॉर्ड की भूमि पर काम करेंगे तो यार ऑब्वियस सी बात है, उसका वो ज़्यादातर उत्पादन जो है किसान, वो लॉर्ड जो है, राजा जो है वो खुद रख लेगा। तो ऐसे ही कृषक दास जिस भूमि पर काम करते थे वो लॉर्ड का होता था, और जो भी वहाँ से उपजता था, जो भी उपज होती थी, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो लॉर्ड को हो जाता था। लॉर्ड के खेतों में काम करने के बदले उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। जो कृषक दास होता था, उन्हें लॉर्ड की भूमि पर काम करने के बदले में मजदूरी नहीं मिलता था, बल्कि लॉर्ड जो है उसकी देख रेख करता था, उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। ठीक है, ये सारे काम उसके बदले में वो करता था। वो लॉर्ड की आज्ञा के बिना, कृषक दास जो था, लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकता था। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में आटा पीस सकते थे और उनके तंदूरी में ही रोटी सेक सकते थे। यानी कि जो सर्फ था, यानी कि कृषक जो दास था, वो केवल अपने ही मालिक या अपने ही लॉर्ड के जागीरों में काम कर सकते थे, उसी के चक्की में आटा पीस सकते थे, उसी की तंदूरी में रोटी सेक सकते थे। वो किसी और लॉर्ड या किसी और राजा के यहाँ पर नहीं जा सकता था। ठीक है, अपने लॉर्ड के संपीड़क में ही मदिरा व बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषक दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए और किसके साथ नहीं। यानी कि लॉर्ड जो है वो ये भी डिसाइड कर सकता था कि कृषक जो दास है, जो गुलाम दास है, वो जो गुलाम कृषक हैं, वो किसके साथ शादी करेंगे, किसके साथ उनका विवाह होगा, ये भी तय कौन करता था, जो है राजा ही करता था। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता था कि जो गुलाम किसान थे, उनकी पसंद की लड़कियों को भी वो आशीर्वाद दे देते थे, परंतु इसके लिए वो शुल्क लेते थे। कौन? लॉर्ड। कई बार क्या होता था कि या फिर कृषक दास की पसंद को वो आशीर्वाद दे देता था, परंतु इसके लिए उसे शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, राजा उससे शुल्क लेते थे। तो ये हमने देखा कि कृषक वर्ग की क्या स्थिति थी, और कृषक वर्ग में 2 कृषक थे, स्वतंत्र कृषक और
सर्फ यानी कि दास कृषक। तो आप आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।